अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? मेरी दिली दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे बेटा जी। अच्छा, अब हमारे पास आते जी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें प्रोडक्ट ला था, फिर मैंने आपको क्वेश्चन ला का भी बताया था। प्रोडक्ट ला के 2 केसेस थे, हमने वो भी कल एक्सरसाइज 4A में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4B की तरफ। एक्सरसाइज 4B में है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग क्वोशंट लॉ। चले जी, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 1, simplify the following expressions using quotient law. Following expressions by using quotient law. ठीक है जी। ए पार्ट क्या आता है जी इसका? ए पार्ट है 8 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5। 8 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5। तो बेटा जी क्वोशंट ला क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम लिखा जाए 8 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डिवीजन का मतलब ये है ना जो डिनोमिनेटर में आ जाए। दूसरी बात, मुझे आप बताएं इसकी पावर ऊपर जाके क्या होगी? माइनस, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। डिवाइड हो रही है तो पावर क्या होती है? माइनस होती है। चले जी, तो क्या होगा 8 की होल पावर 13 माइनस 5। तो 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ जाएगा? 8 की पावर 8। एनी प्रॉब्लम? आसान से काम में, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है जी 13 ओवर 18 की पावर 16, बी पार्ट। 13 ओवर 18 की पावर 16, बी पार्ट है 13 ओवर 18 होल पावर 16 डिवाइडेड बाय 13 ओवर 18 होल पावर 5। ठीक है जी। फिर देखा जाए डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी बात डिवाइड भी हो रहे हैं और बेस भी सेम है, तो मेरा बेटा पावर्स क्या होंगी? फिर माइनस होंगी, यानी कि 13 ओवर 18 की पावर क्या आ जाएगी? 16 माइनस 5। तो 13 ओवर 18, तो 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ जाएगा? 11। देखिए सिंपल से आसान से क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही है ना, समझ लिया, आपके फ्री के मार्क्स हैं। P ओवर Q की पावर m एंड P ओवर Q की पावर n, सी पार्ट। P ओवर Q पावर m डिवाइडेड बाय P ओवर Q पावर n। तो अल्लाह के बंदो बताओ इसके दरमियान कौन सा साइन है? डिवीजन का। प्रोडक्ट लॉ यूज़ करूँ या क्वोशंट लॉ? क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ में हम पावर्स को फिर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये सभी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना इसको सॉल्व करने में आसानी हो। अब डी पार्ट आता है 7 की पावर m डिवाइडेड बाय 8 की पावर m। क्या डिफरेंस है जी क्वेश्चन नंबर ए बी सी और डी में, कि फर्स्ट 3 पार्ट्स में और डी फोर्थ पार्ट में क्या डिफरेंस है? इनमें बेस सेम आती थी, पावर डिफरेंट आती थी, जबकि अब क्या बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट और पावर सेम है, ऐसे ही है जी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं डिवीजन का मतलब क्या है? किसको मैं चलें ओवर की फॉर्म में भी लिख दूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो 7 ओवर 8 की होल पावर m लिख दूं, कोई मसला तो नहीं? चलो जी, समझ आ रहे हैं ना, क्योंकि अब पावर्स क्या थी? डिफरेंट। अब आते जी माइनस Q माइनस P ई पार्ट ओवर माइनस Q और इसकी होल पावर क्या है? m है। होल पावर क्या है? m। तो देखा जाए, अब इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस P ओवर माइनस Q होल पावर m है, तो क्या ये माइनस माइनस से कैंसिल हो सकता है? तो हम P ओवर Q की पावर होल m भी लिख सकते हैं। या फिर और
अगर देखा जाए इस क्वेश्चन की बात करें, यानी कि माइनस पी की पावर एम सेपरेट लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस क्यू की पावर एम सेपरेट लिखा जाएगा। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि मैंने चलिए सिंप्लीफाई भी कर दिया, या फिर इस तरह भी हम कर सकते हैं इसके आगे कि पी की पावर एम डिवाइडेड बाय क्यू की पावर एम। तो आप इनमें से कौन सा मर्जी मेथड यूज़ कर लें, आपका इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। क्लियर होगी बात। एफ पार्ट आता है ई के बाद। एफ पार्ट में क्या है जी, एस ओवर टी की पावर 5, एस ओवर टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय टी ओवर एस की पावर 5, टी ओवर एस की पावर 5। अच्छा, तो मेरा बेटा जरा बात गौर से सुनिएगा, वो बात क्या है, इसमें क्या एस ओवर टी और उसमें क्या टी ओवर एस, क्या दोनों की बेस सेम है, पावर्स तो सेम है, बेस भी डिफरेंट है। तो अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है मेरे जहन में। वो कन्फ्यूजन क्या आ गई है, वो कन्फ्यूजन ये है बेस डिफरेंट है तो पावर्स का मैं क्या करूं। चलें, हमने तो जो लॉ पढ़ा था क्वेश्चन में भी और प्रोडक्ट में भी कि बेस का सेम होना ज़रूरी है। तो अब देखा जाए ये डिवाइड हो रहा है ना, तो एस ओवर टी की होल पावर 5, याद रखना मैं जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा, चलें डिवीजन को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको पता है ना नेक्स्ट वैल्यू का फिर रेसिप्रोकल हो जाता। बोले नेक्स्ट वैल्यू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये हमने पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था कि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको हमने क्या ले लेना, रेसिप्रोकल। अब देखा जाए ये भी एस ओवर टी है, ये भी एस ओवर टी है, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी पावर्स को ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 + 5, तो एस ओवर टी की होल पावर क्या आ जाएगा 10। ऐसे ही है ना। मैंने क्या किया कि बेस सेम थी तो पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई करना पड़ा हमें, सॉरी प्रोडक्ट लॉ। उसकी रीज़न क्या थी कि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब हम क्वेश्चन की तरफ देखते थे, क्वेश्चन की तरफ ये कंडीशन आ रही थी कि बेस डिफरेंट आ रही थी। समझ आ रही है बात की। तो बेस डिफरेंट आ रही थी जिसकी वजह से फिर मैंने क्या किया कि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल लिया। तो फिर मैंने गौर किया दोनों की बेस क्या हो गई है, सेम। तो जब बेस सेम हो गई तो पावर्स को क्या कर लिया मैंने, ऐड। तो जब पावर्स को ऐड कर लिया तो क्या आंसर आ गया 10। क्या आंसर आ गया, 5 + 5 10 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ दोबारा, एफ पार्ट को, एस ओवर टी होल पावर 5 डिवाइडेड बाय टी ओवर एस होल पावर 5। अच्छा बेटा जी मुझे ये बताएं कि अब देखा जाए बेशक बेस डिफरेंट है तो पावर क्या है, सेम। एस ओवर टी डिवाइडेड बाय टी ओवर एस होल पावर 5 भी तो मैं लिख सकता था, लिख सकता था ना कि नहीं लिख सकता था, बोले बिल्कुल लिख सकता था। अब ऐसा करते हैं, एस ओवर टी मल्टीप्लाइड बाय एस ओवर टी होल पावर 5। मैंने डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो टी ओवर एस का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब मुझे बताएं एस को एस से मल्टीप्लाई करें, टी को टी से मल्टीप्लाई करें, तो क्या एस स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा, जबकि होल पावर 5 एज इट इज। अब दोनों की पावर सेम है तो मैं क्या करता हूँ, एस ओवर टी 2 को बाहर लिख लूँ तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो 2 5 दा क्या होते हैं 10, 2 5 दा क्या होते हैं 10। तो आपको दोनों में से जौन सा आसान मेथड लगता है आपने वो यूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पे दोनों तरीकों से आपको करवा दिए क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा ये क्लियर है ना सभी को। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, यूज पावर लॉ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यूज पावर लॉ, use power law to solve the following expressions। प्रॉब्लम ये आ जाती है टू सॉल्व या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
एक्सप्रेशन। मुझे एक बात बताओ, उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है या क्वेश्चन लॉ यूज़ करना है। इट मीन्स अब डिपेंड करता है क्वेश्चंस की कंडीशन पे कि क्वेश्चन हमारे पास किस कैटेगरी का आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कोई भी लॉ यूज़ या जो उससे रेलिवेंट लॉ उसको हमने यूज़ कर लेना। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट आ रहा है 8, अच्छा जी चलें ये भी आपको मैं बता दूंगा, जिसको आप पावर लॉ भी या पावर रूल भी बोलेंगे, क्योंकि पावर लॉ लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट लॉ उसमें भी पावर्स आती थी, क्वेश्चन लॉ उसमें भी पावर्स आती। अब एक पावर लॉ आ रहा है, वो क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ जी। 8 की पावर 3 ब्रैकेट 4, चलें जी, ए पार्ट है 8 क्यूब होल पावर 4। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया, तो याद रखिएगा ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब इन पावर को हमने पावर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3/4 का क्या होते हैं 12। इन शॉर्ट m की पावर a की पावर m होल पावर n है, तो इट मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n होगा। ये बेसिकली एक पावर लॉ ये भी आ जाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आता है 2/5 स्क्वायर होल पावर 5, भी पार्ट है। टू ओवर 5 स्क्वायर ये ले जी, और होल पावर इस तरह आ जाएगी 5। तो देखा जाए अभी भी पावर को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया बेटा। अभी देखिएगा जरा 2/5 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2 का टेबल आता है सभी को, तो 2 5 का क्या हो जाएंगे 10, नहीं जी सिंपल, ठीक हो गया। सी पार्ट क्या है जी आपके पास, p/2 क्यूब होल पावर 4, सी पार्ट p/2 क्यूब होल पावर 4। तो देखा जाए p/2 एज इट इज रहेगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, तो जी p/2 होल पावर 3/4 का क्या होते हैं 12। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं जिस पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैंने क्या लिखा जी p/2 की पावर 3 है और होल पावर क्या है 4। बच्चे पता है क्या करते हैं, p/2 की पावर 3 होल पावर 4। मुझे बताओ ये 3 कहीं से भी पावर लग रहा है। इन शॉर्ट 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब पावर को हमेशा उसके एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे लिखा जाए, तो उसके एग्जैक्ट एक प्लेस पे लिखा जाएगा। अक्सर बच्चे राइटिंग में इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इस बात का ज़हन में रखिए कि पावर को हमेशा उसके प्लेस पे। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका पेपर चेक हो के आए, तो उसका नंबर, वैसे वो लाइक स्टूडेंट था, नंबर उसके कुछ कटे हुए थे, तो परेशान पेपर लेके मेरे पास आ गया, टेस्ट लेके मेरे पास आ गया, सर ये नंबर डिडक्ट हो गया। मैंने कहा मेरे पास फॉर एग्जांपल फाइनल आंसर आ रहा है जी 5 की पावर m - n + 2। अब मुझे बताइए क्या ये पावर लग रही है 5 की। तो आपने इस बात का जहन में रखना है कि पावर को हमेशा उसके एक प्रॉपर प्लेस पे ही लिखना है, ना कि उसको इस तरह उसके आगे लिख देना, क्योंकि बेस में और पावर में डिफरेंस होना ज़रूरी है। हमेशा पावर को बेस के ऊपर करके, राइट ऊपर करके लिखा जाता है। अच्छा सी पार्ट हो गया हमारे पास। अब आता है डी पार्ट, p² Q4। डी पार्ट आता है जी p² Q4 और होल पावर 4, p² Q4 होल पावर 4। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। नहीं समझ आया कोई बात नहीं। होता कुछ इस तरह है कि p² इसकी पावर 4 सेपरेट लिखी गई है और q की पावर 4 सेपरेट लिखी गई है, यानी कि ये ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि ये जो पावर है बेसिकली p² की भी है और q की पावर 4 की भी है। इस वजह से p की पावर को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और q की पावर को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 4 का क्या होंगे बेटा 8 और 4 4 का क्या होंगे 16। एनी प्रॉब्लम। ये देखिए कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने जहन में रखनी है, अगर वो हम जहन में रखते हैं तो फिर हमें ये क्वेश्चन में मिस्टेक के चांसेस कोई नहीं है, डेफिनेटली फिर मार्क्स भी कुछ बेहतर हो जाते हैं। ले जी एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है, आगे आता है जी ई आ रहा है 403 की पावर 0। याद रखिएगा कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1।
2 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, यानी कि कोई भी नंबर हो जाए और जिसकी पावर 0 होगी तो डेफिनेटली उसका आंसर 1 ही आएगा। डेफिनेटली उसका आंसर क्या आएगा? 1। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ये चीज़ क्लियर है आपको? अच्छा, तो अब मुझे बताएं 403 है, मैंने बोला कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होगी है तो उसको किसके इक्वल होगा? 1 के। इसका तो लो जी सिंपल सा आंसर क्या आ गया? 1। ठीक हो गया ई पार्ट। उसके बाद क्या आता है जी? एफ पार्ट है जी -31 की पावर 0। ई एफ पार्ट -31 की पावर 0। तो मुझे ये बताएं जिसकी पावर 0 वो किसकी इक्वल होता है? 1 के। क्या हमें मजीद सॉल्व करना पड़ा? एफ के बाद क्या आ रहा है जी? जी m ओवर n की पावर 0। जी पार्ट है m ओवर n की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 होगी वो बेसिकली किसकी इक्वल होगा? 1 के। चले नीचे लिख दें। अच्छा, एक और चीज़, लेट्स सपोज हम कहते हैं अगर ये 2 मार्क्स का आ गया तो इसके कुछ ना कुछ तो स्टेप्स होने चाहिए। ये मैं आगे कर देता हूँ। जी पार्ट है m ओवर n की पावर 0। तो मेरा बेटा अगर मैं m की पावर 0 लिख देता हूँ, n की पावर 0 कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो जिसकी पावर 0 वो किसकी इक्वल होता है? तो 1 ओवर 1 भी किसकी इक्वल होता है? 1 के। आसान से ही काम है ना? बोलें आगे। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है जी h 15 की पावर -2। 15 पावर -2। तो अब मुझे बताएं, अब देखा जाए क्या ये वही ला नहीं आ गया कि जब मैंने कहा था कि हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें या डिनोमिनेटर से किसी को ऊपर शिफ्ट करें तो पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अब मुझे बताएं ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो देखा जाए नीचे आगे क्या हो गया? पॉजिटिव। आसान सा काम है जी। आई पार्ट है जी p+4 होल पावर -m। p+4 होल पावर -m। तो मेरा बेटा इसकी पावर भी जब हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो p+4 की पावर क्या आ जाएगी? +m आ जाती है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हम इधर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब इसका आता है जी, हमने आई पार्ट सॉल्व किया, जे पार्ट आ जाता है x की पावर -4 y की पावर -4। जे x की पावर -4 y की पावर -4। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों तरीके बता देता हूँ। इसकी पावर माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। इसकी पावर माइनस से नीचे आके क्या हो जाएगी? प्लस। लो जी, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, दोनों की पावर बेसिकली सेम है ना, तो अगर मैं लिख दूँ x ओवर y की पावर -4 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो याद रखिएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि y ओवर x की पावर +4 हो जाएगी। समझ आ गई बात की? तो इसका मतलब इसको फिर हम लिखेंगे y की पावर 4 ओवर x की पावर 4, तब भी एक ही बात है। तो आप इनमें से जोन सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक होगा मेरा बेटा। नेक्स्ट आता है जी a की पावर m b की पावर n, के पार्ट है जी। के पार्ट है आपका a की पावर m b की पावर n होल पावर माइनस p होल पावर माइनस p। चलें, सबसे पहला काम क्या करता हूँ, a की पावर m और b की पावर n, नीचे आके पावर माइनस है तो क्या, क्योंकि ब्रैकेट मैंने नहीं रिमूव की, ब्रैकेट रिमूव करता तो फिर मुझे पहले -p को दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना था। मैंने क्या किया, आप लोगों की आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए इस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव किया। तो अब मैं क्या करूँगा, m को p से मल्टीप्लाई, चलें a की पावर mp हो जाएगा और n को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर np हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रैकेट शो करती है जो p पावर है वो a की भी है और डेफिनेटली b की भी है, तो मैंने पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
और लास्ट पेज का जी एल पार्ट है x की पावर -1 y की पावर -1 इज इक्वल टू p की पावर -1। बहुत सिंपल सा मेरा बेटा। तो मुझे बताइए पावर्स तीनों की माइनस हैं, तो ये माइनस नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस, ये भी क्या हो जाएगी प्लस, और ये भी क्या हो जाएगी प्लस। एट दी एंड इस क्वेश्चन की एट दी एंड एक और बात बता दूं, यहाँ पे 1 मेंशन है, इसमें क्यों नहीं मेंशन? चलें आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी की पावर +1 हो तो फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रेज भी कर दूंगा तो नो इशू, क्योंकि हमें कन्फर्म है कि इसकी पावर 1 है। अगर मैं इसकी पावर 0 कंसिडर करूँ तो आपको पता है इसकी पावर 0 वो तो 1 हो जाता है, तो फिर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 हो तो जैसे कि आपकी पावर भी 1 है, मेरी पावर भी 1 है, हम लोग नज़र आ रहे हैं 0 तो 1 तो नहीं है, ठीक है ना। तो एक बात जहन में रखिएगा कि जिसकी पावर 9 पर लिखी हो तो 100% श्योर है वो +1 ही है। ये बात समझ आ गई। अब इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अभी तक ये जो काम है ये क्लियर है आप सभी को? हमने क्या डिस्कस किया इस यूनिट में? एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट में कौन कौन से लॉज आए जी? प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ के बाद कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ के भी 2 केसेस थे, कोशेंट लॉ के भी 2 केसेस थे। फिर कोशेंट लॉ जब हमने डिस्कस किया तो उसके बाद फिर हमारे पास आया एक पावर लॉ। पावर लॉ जब पावर की पावर आ जाए तो उसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। छोटी सी बात एक ऐड कर दूं, चलें अगली क्लासेस में वो आपके काम आएगा। सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था? प्रोडक्ट लॉ। फर्स्ट केस a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, तो पावर्स क्या हुई थी? ऐड। सेकेंड केस a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n, तो ab की होल पावर क्या होगी? n। क्वेश्चन लॉ की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट केस क्या था? a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर क्या हो गया था? m माइनस n। सेकेंड केस a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। अब देखा जाए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? a ओवर b की होल पावर n, या a डिवाइडेड b भी, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड b की पावर। देखें डिवाइड का मतलब क्या होता है? ओवर में जो आ जाए, जो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, बात तो एक ही है। फिर हमारे पास क्या आया था जी? पावर लॉ। पावर लॉ क्या था कि आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए a की पावर m है और होल पावर n है, तो क्या होगा? हम m को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n के। मैंने ये लॉज लिखने से पहले आपको एक बात कही कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो तो मैंने भी आपको बताई नहीं है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 3 होल स्क्वायर और 2 की पावर 3 का स्क्वायर, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, मेरा बेटा ये बात ज़हन में रखिएगा, वो समझाने के लिए क्या है, इसमें ब्रैकेट यूज़ है ना, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। और से मेरी बात सुनिएगा। आप देखा जाए क्या इसमें ब्रैकेट थी? नहीं थी। समझ लें क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मैं आपके सामने कहता हूँ 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये 3 की पावर 2 है ना, तो इसका मतलब 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके आगे क्वेश्चन अगली क्लासेस में यूज़ होगा। मेरा बेटा इस बात पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट थी ना, तो मैंने 3 को 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब पावर की पावर है, तो मैंने आपको अपनी सानी के आपकी सानी के लिए क्या किया? समझिए 2 नहीं लिखा हुआ है, तो 3 की पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है।
तो 3 की पावर 2 का मतलब पहले 3 की, जो मैंने बोला जितनी पावर हो, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट सॉल्व करता हूँ, 3 की पावर 2, तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 टाइम्स। तो मैंने इधर भी तो वही काम किया कि 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, 2 टाइम्स। तो 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। तो मज़े की बात ये इक्वल नहीं आ रहे, ये इक्वल नहीं, क्योंकि 2 की पावर 6 का आंसर कुछ और होगा, 2 की पावर 9 का आंसर कुछ और होगा। तो इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना। लेकिन फिल वक्त इस कैटेगरी का तो अभी आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, चलें, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चल हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको छोटी सी बात फिर बता दूं, मुझे दुआओं में याद रखते हैं बेटा जी, ये ज़हन में रखिएगा कि दुआओं की अशद ज़रूरत है, ठीक है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, इनको कलीमुल्लाह भी कहते हैं, और कलीमुल्लाह का मतलब जो अल्लाह ताला से कलाम भी करते रहे। तो याद रखिएगा कि जब इनकी वालदा को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया था ना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि या मूसा आप ज़रा सोच समझ कर कदम उठाया करो। तो इस बात, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे दुआएं करने वाला नहीं है, तो खुद ही सोचो माँ की दुआ, क्या एक नबी से कहा जा रहा है कि अब तुम्हारे पीछे दुआएं करने वाला नहीं है। तो याद रखना कि माँओं की बहुत अहमियत होती है। अगर माँओं की हमने कदर कर ली तो यकीन करो कि हमने जन्नत पा ली। जिस शख्स ने हदीस मुबारक अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और ख़ुद को बख्शवा ना सका, तो वो तबाह बर्बाद है। कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाल, इसका मतलब उनकी खिदमत ही काफ़ी है हमें जन्नत में ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो एक शख्स ने, एक साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि माँ बाप में से पहला हक किसका है, तो उन्होंने बोला माँ का। फिर पूछा दूसरा, फिर बोला माँ का। तीसरी बार पूछा, फिर बोला माँ का। और जब चौथी बार पूछा फिर बाप का। यानी कि माँ के साथ साथ, देखिए माँ को अल्लाह पाक ने कितनी अहमियत दी है, लेकिन माँ के साथ साथ बाप का भी बहुत रुतबा है। याद रखिएगा, अपने अपने बाप को नाराज़ कर लिया तो अल्लाह ताला को नाराज़ कर लिया। ये बात समझ आ रही है। और ये ज़हन में रखिएगा कि माँ बाप समझ लें, अगर माँ कहते हैं ना, माँ हदीस है कि माँ के पाँव के करीब या माँ के पैरों तले जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है कि अगर हम दरवाज़े ही ना खोल पाए तो फिर हम जन्नत में कैसे दाखिल होंगे। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, और उनको अनएक्सपेक्टेडली जाना, वो कोई ना कोई समझ लें, उनको हैप्पी करते रहा करें, उनको खुश करते रहा करें। वो आपकी अच्छी आदत हो सकती हैं, आपकी नमाज, आपका कुरान पाक पढ़ना, ये चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।